तो आईयूपीएसी वगैरह अपन पढ़ने के बाद आज अपन स्टार्ट करेंगे, ये थ्योरी वाला पार्ट है थोड़ा सा, है ना। जैसे कि हेडिंग है आपकी अल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप, ठीक है। अल्ट्रोप्स ऑफ, इसकी अगर मैं बात करूं तो पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, अपर रूप का मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर इसकी भी 1 मार्क्स के अंदर डेफिनेशन आ सकती है। तो डेफिनेशन ये है कि टू और मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर क्वाइट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ईच अदर एंड नॉन, वो तो कहलाता है अल्ट्रोप्स। यानी कि किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जिनकी गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न का मतलब, अलग होने का मतलब यह है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुणधर्म सेम होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपके कोर्स के अंदर एग्जाम्पल में जैसे दे रखा है कार्बन, छोटी सी डेफिनेशन याद कर लेना, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कार्बन की मैं अगर बात करूं, अपने कोर्स के अंदर कार्बन है, हालांकि 11वीं 12वीं में थोड़े से दो तीन चीज़ें और बढ़ जाती है, लेकिन आपके कोर्स में कार्बन है, ठीक है। कार्बन हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर आज के लेसन में। और कार्बन के भी दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको, ठीक है। एक तो है क्रिस्टलीय अपर रूप यानी क्रिस्टलिन अल्ट्रोप्स, ठीक है, और दूसरा है नॉन क्रिस्टलिन अल्ट्रोप्स यानी कि अक्रिस्टलीय अपर रूप, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं क्रिस्टलीय अपर रूप की, इसके अंदर 3 चीजें हमें पढ़नी है, हीरा यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन, ठीक है। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। तीनों अपन अलग अलग पढ़ेंगे। और ये जो नॉन क्रिस्टलिन अल्ट्रोप्स है यानी कि जो अक्रिस्टलीय अपरूप है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इनके सिर्फ नाम याद करने हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना से याद कर लेना। इसके अंदर आते क्या क्या हैं, इसके अंदर आते हैं कोयला, कोल, कोक, ठीक है, वुड, चारकोल यानी कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल एनिमल का चारकोल आता है, लैम्पलेक यानी काजल, और गैस कार्बन। ये बस सीधे सीधे नाम याद कर लो, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको नाम याद करने बस। और इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तीनों को, ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, इनके यूजेज भी पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उनके डायग्राम भी, ठीक है, स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है। अब अपन बात करेंगे इसकी नंबर 1 की। 2 नंबर कंप्लीट है यहीं पर, इसके कोई अलग से नोट्स नहीं बनेंगे, यहीं पर आपको बस इसकी मैं नॉन क्रिस्टलिन की इसकी डेफिनेशन में आपको लिखवा दूंगा कि एक क्रिस्टल प्रूफ क्या होते हैं। पहले अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अपन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका क्रिस्टलिन एल्ट्रोप यानी कि एल्ट्रोप यानी क्रिस्टलीय अपरूप। इसका मतलब ये होगा कि ये भी अलग से 1 मार्क्स के अंदर आ सकती है। हालांकि इसके 3 पार्ट अपन पढ़ेंगे, डायमंड यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, लेकिन इस खुद की भी डेफिनेशन पढ़ के जाना है आपको, ये भी अलग से 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है। डेफिनेशन क्या है, एलोट्रोप्स इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनाइट ज्योमेट्री विथ डिफिनाइट बॉन्ड एंगल इज नोन एज क्रिस्टलिन अल्ट्रोप। यानी कि वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। अपने कार्बन के पढ़ा भी था, कार्बन मैंने आपको एल्केन पढ़ाया, एल्कीन पढ़ाया, एल्काइन पढ़ाया। कार्बन एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड के साथ रहता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध के साथ रहता है, पढ़ा था अपने। उसी तरह ये भी यहाँ पर भी एक बंद कोण का निर्माण करता है, वो एक फिर स्ट्रक्चर होता है, एक बॉन्ड एंगल बनाता है। अभी बात करेंगे अपन डायमंड की तो पता चल जाएगा आपको, डायमंड की फिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो इस डेफिनेशन को उतार लो, छोटी सी परिभाषा एक तरीके से 2-3 लाइन की 1 मार्क्स के अंदर आपके आ सकती है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, हीरा, डायमंड। मेरी पहली बात सुनना, इस डायमंड के अपन अभी तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इनके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके यूजेस, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। डायमंड की प्रॉपर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके यूजेस। डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो चाहे फुलरेन हो, मतलब हीरा, ग्रेफाइट या फुलरेन कोई सा भी हो, तीनों के यूजेस यानी कि जो उनके जो यूजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलग से क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाते हैं, उपयोग, ठीक है। अब इसमें डायमंड की बात करूँ तो फर्स्ट है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम is bonded with 4 other carbon atoms in 3-dimensional tetrahedral geometry। समझ पा रहे हो। अब इसका डायग्राम बना देंगे अपन, यानी कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होगा एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकी संरचना। ये जो आपको डायग्राम की स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये त्रिआयामी चतुष्फलकी संरचना होती है, यानी कि ये डायमेंशन जो है इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। अब देखो ये डायग्राम बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको हेक्सागोन बनाना है, ठीक है, यानी जिसमें 6 साइड हो, समझ पा रहे हो। वो हेक्सागोन खड़े हेक्सागोन 2-2 हेक्सागोन बना के ले लेना, इस सिंपल सा डायग्राम इसका,
ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एसजेटिस बनाने की जरूरत नहीं, हेक्सागोन बना देना 2-3, ठीक है, बाकी सिंपल हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। दूसरा पॉइंट है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं कि कार्बन, ये कार्बन का अति शुद्ध रूप, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, अपन 3 कार्बन के रूप पढ़ रहे हैं, हीरा यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन, तीनों में से ये पूछ सकता है आपसे कि अति शुद्ध रूप यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे उसका आंसर 1 मार्क्स में, हीरा यानी कि डायमंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। एक है कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस डायमंड 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद दूरी होती है वो 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग ये ऐसा यूनिट है, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक ऐसा यूनिट है, इसका मात्रक है, ठीक है, जैसे अपन डिस्टेंस को नापने के अलग अलग मात्रक होते हैं, जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते हैं वही वाली चीज़ साइंस में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो ये इसका आर्मस्ट्रॉन्ग एक इसका ऐसा यूनिट है, ये भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य बंद दूरी कितनी होती है 1.54, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बात है, इसको मैंने रीजन के साथ लिख दिया, कारण भी बता दिया कि डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो डायमंड हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक का और कारण भी दिया है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि कार्बन जो ये डायमंड है हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है, कैसे समझाइए, यानी कि डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, तो यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा, क्यों होता है, कैसे होता है कि बिकॉज ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, हैंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, यानी कि जो कार्बन होते हैं, आपको पता है कार्बन 4 वैलेंसी के साथ जुड़ा रहता है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर नहीं होगी, मतलब वो विद्युत का कुचालक होगा, लाइट नहीं आएगी उसके अंदर, ऐसा मान लो मोटा मोटी समझने के तौर पे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, तो इसका कार ऑफ ये आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, ये उसका आंसर हो सकता है, ध्यान रखना दोनों, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन और सकता है कि ड्यू टू प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑन लेयर्स ऑफ कॉल डायमंड बिकम्स ट्रांसपेरेंट इन नेचर, यानी कि जो कोयला होता है उस कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से जो एक डायमंड या जो हीरा है वो कैसा हो गया, वो पारदर्शी हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब आर पार देखा जा सकता है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो मैं फिर बता दूं, इन जितनी भी विशेषताएं हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी जिसकी यहाँ से अलग अलग 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, भले ही ये ना पूछे, ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं, कारण पूछ सकता है, रीजन पूछ सकता है आपसे कि कोयला जो वो हीरा जो पारदर्शक कैसे है, तो आप क्या लिखेंगे, कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो गया है या फिर हो जाता है, ठीक है, प्रेशर ऑफ रॉक्स। और एक चाहो तो वैसे तो 5 पॉइंट बहुत है इसके, अलग से अगर प्रॉपर्टी पूछे विशेषताएं पूछे तो 5 लिख देना, कोई भी 5, लेकिन एक छठा और याद कर लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3843 केल्विन होता है, यानी कि हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। तो सिंपल से मैंने 6 पॉइंट बनाए जितना मैं करवा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आप ATUT पासबुकों से या फिर गाइड्स की हेल्प मत लिया करो, ओरिजिनल बुक से मैं लिखवाता हूँ जो RBSE खुद ने जारी की है बुक, ठीक है, ओरिजिनल बुक से ही अपन पॉइंट्स लिखते हैं, अदर थ्योरी लिखेंगे तो मार्क करने के पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वही लैंग्वेज रहनी चाहिए जो हमारी ओरिजिनल बुक के अंदर है, ये विशेष ध्यान रखना अपन को। यूजेस देखने से बच्चे पहले एक 6 पॉइंट अपन लिख लिए थे, 7वां पॉइंट और लिख देना, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस बिकॉज, देखो हीरा अत्यधिक कठोर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह गया, 7वां पॉइंट उसमें ऐड कर देना, 6 वो थे ही, 7वां ये, इसके मैंने कारण भी लिख दिया कि सबसे अधिक कठोर होता है हीरा, सबसे अधिक कठोर होता है, मजबूत होता है। इसका कारण ये है कि बिकॉज देयर इज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है, ये इसका रीजन भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ये हार्डेस्ट पार्ट क्यों होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों होता है, रीजन ये रह जाएगा क्योंकि हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं, आपको बताइए, जैसा मैं डायग्राम देखा था वो त्रिविम जाल होता है, इसलिए ये सबसे अधिक कठोर होता है। बस ये काम अपने वो 7 पॉइंट हो गए। अब इसके यूजेस देखते हैं, सिंपल से यूजेस है, कांच को काटने में कटर के रूप में, कांच को अपन काटते हैं, आपको पता है वो जो कटर होता है कांच को काटने का, बड़े से बड़े कांच को, ग्लास को काटा जा सकता है, हीरे की ही आगे ब्लेड लगी होती है, ऐसा मान लो आप, ठीक है, यानी कि इट इज यूज्ड एज ए ग्लास कटर। दूसरा, चट्टानों एवं पत्थर काटने की मशीन में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि इट इज यूज्ड इन मशीन्स विच आर यूज्ड इन कटिंग रॉक्स एंड स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर या चट्टानों को जब काटा जाता है उसके नीचे ब्लेड जो लगी होती है, ऐसा मान लो
वो हमेशा डायमंड हीरे के लिए होती है, क्योंकि सबसे हार्ड पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है अभी तक। ठीक है। दूसरा फोनोग्राम, ये पहले के ज़माने में चलता था। फोनोग्राम की जो सुई होती है, निडल होती है, उसके अंदर भी इसी का यूज़ होता है। ठीक है। और चौथा है डायमंड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जम्स एंड ज्वेलरी। सिंपल सा बात है, रत्न और आभूषण जो होते हैं उनके निर्माण में हीरे का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये सिंपल सी बातें, कोई 3 या 4 यूजेस लिख देना। यूजेस अलग से पूछे जाते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर। और 6-7 पॉइंट अपना प्रॉपर्टीज लिख ली। इन 6-7 में से ये 7वां पॉइंट तो पक्का लिखना, कोई भी 5 लिख देना भले, लेकिन ये लिखना। और जो अपने रीजन वाले जितने भी क्वेश्चन लिखे थे अलग से पढ़ के जाना। ठीक है। तो अब इस तरीके से अपना ओवरऑल हीरा डायमंड अपना कंप्लीट। अब देखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात की जाए तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम्स इन सेम प्लान मेकिंग हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। सेम देखो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा वैसा ही है कि ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर, देखो ध्यान ये रखना है, इस रचना निर्माण करते हैं कि उसमें तो अपन ने खड़े ऐसे, मतलब जो हेक्सागोनल बनाए थे अपन ने वो ऐसे बने हुए थे, उसके अंदर तो एकदम स्ट्रेट, समझ पा रहे हो ऐसे। लेकिन इसके अंदर जो बनाने हैं ना वो इनको लिटा देना है, मतलब ऐसा लेफ्ट टू राइट ऐसा कर दो, जैसे यही जो हेक्सागोनल बनेंगे लेकिन वो ऐसे बन जाएंगे, अगला ऐसे से जुड़ा हुआ, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से बाकी सेम ही डायग्राम में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, एज इट इज बनाने की जरूरत नहीं है, 1-2 स्टेप्स बना के जोड़ना है, बस मार्क्स आ जाएंगे। इसमें कोई मार्क्स कटते नहीं है डायग्राम छोटी मोटी बात में। ठीक है। दूसरी बात है कि ग्रेफाइट वेज सुना भी होगा, ग्रेफो यानी कि जिसका लिखने का मतलब होता है वो सब बातें लिखने की जरूरत नहीं, 4-5 पॉइंट कोई से भी 4 या 5 पॉइंट लिख देना बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधे सीधा लर्न कर लो। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये चमकीला पदार्थ है, ईजी है, यानी कि इट इज़ अ शाइनी सब्सटेंस। दूसरा, इट इज़ ए स्मूथ एंड स्लिपरी सब्सटेंस, यानी कि चिकना तथा, देखो हिंदी इंग्लिश साथ पढ़ने से बहुत बेनिफिट है, समझ में अच्छा आता है। दूसरी बात, दोनों लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, आगे दिक्कत आएगी। जो भी बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं दोनों लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है, तो ये भी ध्यान रखना। ये चिकना तथा फेस्लेंशियल पदार्थ होता है। दूसरी बात, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड ग्रेशिंग ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, इनके काले दूसरा रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ठीक है। और जब कितने हो गए 1 2 3 4, चारों ईजी है बहुत ज़्यादा। अब इन दोनों में से कोई एक कर लो, या तो लुब्रिकेंट वाला कर लो या फिर लाइट वाला कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। हालांकि पॉइंट इतना सही है, लेकिन रीजन भी मैंने लिखा है कि एग्जाम में आता है कि विद्युत सुचालक होता है तो कैसे, यानी कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसका रीजन क्या है कि बिकॉज, देखो अपन ने कहा क्या कहा था कि जो अपन ने पढ़ा था डायमंड हीरा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए वो लाइट का कंडक्टर नहीं था, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। यानी कि परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अंदर नहीं होते, लिख सकते हैं उसके अंदर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैसे वो भी कारण सही है। यानी कि बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट स्पेस इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट। इसमें भी एडजस्ट कर लेना कि परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, देखो उसके अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे नहीं, लेकिन इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मोटा मोटी इसका रीजन। दूसरा, ये लास्ट वाला थोड़ा मुश्किल अगर लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका शुष्क स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इट इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, सूखा ड्राई। ये कुल मिला के लुब्रिकेंट, यहाँ वाला लुब्रिकेंट जो है वो ड्राई है, इसका मतलब ये कि ये हमारे घर्षण को, समझ पा रहे हो, उसको ये थोड़ा कम करता है। यानी कि जैसे कोई भी दो चीज़ के बीच में रगड़ हो, उनके बीच में मतलब फिसलन ना हो, समझ पा रहे हो, उसके लिए काम आता है। तो बिकॉज शीट्स ऑफ ग्रेफाइट स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक बॉन्ड्स, और दोनों के बीच में वीक बॉन्ड्स होते हैं, यानी दुर्बल बंध होते हैं, बीच में गैप, और दोनों के बीच में गैप होता है, ये ध्यान रखना, दोनों के बॉन्ड्स के बीच में काफ़ी गैप होता है। इस वजह से ये क्या होता है, ये हमें इसको शुष्क स्नेह के रूप में भी, इसको ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा डायग्राम में प्रैक्टिस कर लेना, कोई 4 या 5 पॉइंट लर्न कर लें, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद में इसके देखते हैं अपन यूजेस। ठीक है, ग्रेफाइट के यूजेस कहाँ काम आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन ग्रेफाइट के उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। सिंपल सा कोई 2-4 याद कर लो। जैसे ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल। दूसरा, इट इज़ यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, अभी भी पीछे पढ़ा था अपने, ये शुष्क स्नेहक के रूप में यूज होता है। इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है का मतलब इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब इसमें कैथोड एनोड वाली बात है, जिंक सल्फेट Zn SO4 को साथ बनाया जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा डेप्थ गहराई में नहीं जाना अपन को, सिंपल इतना से याद कर लो कि इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है बस। ठीक है, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इतना आता ही नहीं है, 11th 12th के अंदर पढ़ लेना अच्छे से, बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं इसे। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने का काम आता है,
वेरी इजी, ठीक है। लोहे की जितनी वस्तुएं होती है उसके ऊपर पॉलिश करने का काम आता है, ठीक है। इट इज यूज टू पॉलिश द थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, और इट इज यूज एज ए मॉडरेटर इट न्यूक्लियर एटम रिएक्टर, ठीक है। इट इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर, यानी कि नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। जो नाभिकीय भट्टी होती है उसके अंदर भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। जो न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो मोटा मोटी कोई 4 याद कर लेना सफिशियंट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं फुलरिन की, ठीक है। अब देखो फुलरिन, ठीक है। फुलरिन की मैं अगर बात करूँ तो बहुत सिंपल है। फुलरिन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन इज सिमिलर टू फुटबॉल, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा वैसा ही, बहुत ईजी है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 बातें वेरी इंपॉर्टेंट निकल के आती है फुलरिन से, कि अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा गया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि फुलरिन का नाम किसके बेस पे है, किस वजह से नाम पड़ा फुलरिन। तो अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार है, एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पर, यानी कि द नेम ऑफ फुलरिन इज रेफरेंस टू बकमिंस्टर फुलरिन, पॉपुलर अमेरिकन आर्किटेक्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो द मॉलिक्यूल ऑफ फुलरिन कंटेन्स C60, C70 एंड मोर कार्बन एटम्स, यानी कि जो फुलरिन के जो अणु में 60-70 या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। लेकिन 60-70 ज़्यादा कार्बन परमाणु पाए जाते हैं ये, लेकिन उनमें सबसे जो ज़्यादा स्थायी जो होता है वो C60 होता है, ठीक है। यानी जो स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है C60, ठीक है। फुलरिन C60, इसी कारण इसको C60 को अपन बकमिस्टर फुलरिन, यानी कि C60 को अपन बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। अलग से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है, ठीक है, C60। इसके अलावा C60 जो होता है, C60 का मतलब बकमिस्टर फुलरिन, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इसके अंदर करंट नहीं आता, ये विद्युत का कुचालक होता है। इसका मतलब देखो, डायमंड भी नॉन कुचालक था, ये भी कुचालक है। सिर्फ सुचालक कौन है फिर, यानी गुड कंडक्टर कौन है? ऑनली एंड ओनली ग्रेफाइट, तीनों में से। ओके, फिर बात आती है कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो C60 का, वो होता है 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन बंद लंबाई होती है 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और फुलरिन लुक्स लाइक ए जियोडेसिक डोम, यानी फुलरिन गोल गुंबद के समान, गुंबद जानते हो, जो गोल गुंबद छत के अंदर लगे होते हैं, गोल गुंबद के समान फुलरिन लगता है, ठीक है। तो ये सिंपल से कोई 4-5 लिख देना, इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो फुलरिन के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी विशेषताएं हैं। अब अपन देखते हैं फुलरिन के यूजेस, ठीक है, मतलब फुलरिन के उपयोग क्या है। ऐसे इसके यूजेस, 1-2 यूजेस लिख देना, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कि प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। आणविक बेयरिंग में, यानी कि मॉलिक्यूलर बेयरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी में बात करूँ, उच्च ताप प्रतिचालक होने के कारण तकनीक रूप से ये कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप माना जाता है इसको, यानी कि टेक्निकली इट इज एन इम्पोर्टेंट अलोट्रोप ऑफ कार्बन। इट बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। कोई 1-2 बात लिख देना, खास इंपॉर्टेंट नहीं। तो इस तरीके से ओवरऑल जो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन से कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पीछे, वो मैं आपको फिर करवाता हूँ। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहना। जितने भी क्वेश्चन पीछे वाले हैं वो अपन देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ा था, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीछे बनते हैं, मेरी टेक्निक मैंने आपको बताई थी, वैसे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो उनसे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। एक तो आपके पीछे वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 आपके आज ही के टॉपिक्स हैं कि विच अल्ट्रॉप ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। तो सीधी सी बात है, ग्रेफाइट। इसके अलावा तो सब होते ही नहीं भाई, फुलरिन, ये दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, कोक भी नहीं होता। तो ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके पीछे वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर पॉसिबल इन फुलरिन, यानी कि फुलरिन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है। तो लिखवाया था मैंने आज के टॉपिक में कि 60, 70 या फिर और मोर कार्बन एटम्स, ठीक है, यानी कि 60, 70 या से ज़्यादा कार्बन परमाणु फुलरिन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपकी बुक का ही है कि विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज प्रेजेंट इन कार्बन एटम, ठीक है, यानी कि
कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय, यार अपन ने पढ़ लिया स्टार्टिंग में होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, जरूरी है पढ़ना, ठीक है। ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19, वो भी अपन ने आज पढ़ लिया, लेकिन आंसर कैसे लिखते हैं वो आपको थोड़ा फॉर्मेशन बताना चाहता हूं मैं, कि नेम द अल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, कार्बन के अपरूपों के नाम लिखने हैं अपन को। तो अपन को पता है कार्बन एग्जिस्ट इनटू अल्ट्रोपिक फॉर्म, पहली क्रिस्टलिन, दूसरी नॉन क्रिस्टलिन। क्रिस्टलिन के अंदर डायरेक्ट ब्रैकेट में देना डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इसमें कॉक, कॉल, वुड एंड एनिमल चारकोल, या फिर वुड चारकोल या एनिमल चारकोल, ठीक है। लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से लिख लेंगे। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, पहला क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय के अंदर कौन कौन से आते हैं? हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, फ्लोरीन आता है, और एक क्रिस्टलीय में कॉल, कॉक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और काजल और गैस कार्बन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे, ये 4 कंप्लीट होते। देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में 23 आपका सिंपल क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, यानी कि हालांकि अपन कर चुके, लेकिन फिर भी एग्जाम में कैसा लिखना है वो थोड़ा फॉर्मेट मिल जाए आपको, और नोट्स भी बन जाएंगे। हीरा एवं ग्रेफाइट के गुणों में कोई 3 अंतर बताओ। इधर हीरा और ग्रेफाइट के अपन टेबल के स्ट्रक्चर बना लिया एक तरीके से। पहला है हीरे की, डायमंड की बात करें, नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ये गुड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का सुचालक होता है, ये पूर कंडक्टर होता है। अगला हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ होता है, जबकि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, यानी कि कोमल एवं चिकना होता है, सिंपल। तीसरा अपन लें कि कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि रंगहीन और पारदर्शी होता है, जबकि शाइनी, ओपेक एंड ग्रेइश ब्लैक कलर्ड होता है, मतलब कि ये चमकदार होता है और काले रंग का होता है, जबकि इसमें कोई कलर नहीं होता, जबकि काले रंग का होता है, ठीक है, चमकदार भी होता है। स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो ये टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि चतुष्फलकीय होता है, जबकि ये हेक्सागोनल होता है, यानी कि षटकोणीय होता है। तो सिंपल से कोई 3-4 पॉइंट अपन लिख देंगे तो अपना एक अच्छा सा आंसर बन जाएगा। ये था आपके क्वेश्चन में पीछे वाला 23, ठीक है। ऐसे हमें क्वेश्चन में 28, काफी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि आपसे पूछता है कि वाई डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, यानी कि हीरा कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होता है, क्यों? रीजन बताना है आपको। आंसर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, and this network of carbon atoms extends in 3 dimensions and is varied। हालांकि ये थ्योरी अपन पढ़ चुके, वैसी ही लैंग्वेज है कि हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जो नियमित चतुष्फलक की व्यवस्था बनाता है। ये कैसी व्यवस्था बनाता है? टेट्राहेड्रल बनाता, नहीं बनाता, चतुष्फलकीय बनाता है। और कार्बन परमाणु का ये नेटवर्क 3 आयामों में, मतलब 3 नेटवर्क में फैला हुआ है, जो बहुत कठोर है, यानी कि दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इज कॉज ऑफ इट्स हार्डनेस एंड हाई डेंसिटी, ठीक है। और ये मजबूत संबंध इसकी कठोरता एवं उच्च घनत्व का कारण है। अगला है कि दिस रेगुलर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मेक्स द स्ट्रक्चर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो जो नेटवर्क है, इस संरचना को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्म में है, चतुष्फलक की व्यवस्था में है, टेट्राहेड्रल है, इस वजह से इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखना, समझना है ना। और नेक्स्ट है वेरेज, वहीं अपन ग्रेफाइट की बात करें तो अपन ने कहा था ग्रेफाइट के बीच में गैप होता है, टूट जाता है इजीली। तो यानी ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बॉन्डेड ओनली 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल, यानी कि जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन एक ही योजना में 3 पड़ोसी कार्बन परमाणु, नेबर मतलब 3 पड़ोसी कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, जो कि वो षटकोणीय होता है। हेक्सागोनल का मतलब षटकोणीय होता है, ठीक है। और इन परतों को दुर्बल बल होते हैं इनके अंदर, दुर्बल बल होंगे तो इजीली टूट जाएंगे, यानी कि डिफरेंट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर टू वीक फोर्सेस कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये जो दुर्बल बल होते हैं उनको अपन वैन डर वाल बल भी कहते हैं। अगर उन वजह से क्या इजीली टूट जाता है तो द लेयर कैन देयरफॉर इजीली स्लाइड ओवर वन अनदर, इसलिए वो एक साथ क्या हो जाती है, उस दूसरी परत पर चढ़ के फिसल जाती है। फिसल जाना मतलब हट जाना, अलग हो जाना। इस वजह से दिस मेक्स ग्रेफाइट लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट एंड ग्रेसी टू टच, यानी कि अतः हम ये कह सकते हैं कि यही कारण है कि हीरा जो कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। तो एक सिंपल सा आंसर अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। बस ये थोड़ा वर्डिंग का ध्यान रखना, 1-2 वर्ड जो फिक्स है इसके, वो स्ट्रक्चर वगैरह का वो ध्यान रखना, बाकी आप अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो आज के वीडियो में और कौन कौन से क्वेश्चन अपन ने कर लिए,
ये मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ताकि नोट्स आपके बनते रहे, आपको ये भी पता चलता रहे कि पूरा अपने कंप्लीट लाइन टू लाइन नोट्स बना लिए हैं, पीछे वाले क्वेश्चन भी हमने सारे कर लिए। जरूरी है, इसलिए मैं आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है, करवा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन 29 है आपका पीछे वाला, ये कह रहा है कि राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुलरिन, यानी कि फुलरिन कोई 4 विशेषताएं, आज ही बड़ी अपने 4 विशेषताएं, कोई 4 विशेषताएं, मतलब जो स्टार्टिंग में लिखी थी ना वो उपयोगिता अलग होती है, यूजेस नहीं, यूजेस से पहले जो फुलरिन पढ़ा था कि फुटबॉल जैसा होता है, बर्गमस्टर ने वो उसका नाम दिया था, वो सब C60, वो 3-4 बातें इसमें से लिख देना आप, ये आंसर हो जाएगा उसका। दूसरा, ग्रेफाइट का उपयोग आज ही पढ़ लिया आपने, राइट द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, पेंसिल में होता है सब कुछ आज पढ़ा था, ये लाइट का विद्युत का सुचालक होता है, वुड कंडक्टर होता है, ये सारी बातें इसके अंदर लिख देना, ठीक है, वो आज ऊपर ने पढ़ी थी। फिर इसने पूछा राइट द यूटिलिटीज ऑफ डायमंड एंड फुलरिन, यानी कि हीरे और फुलरिन की उपयोगिता बताओ, तो हीरे की उपयोगिता, इसके यूजेस भी पढ़ लिए अपने, यूज उपयोगिता मतलब यूजेस, तो डायमंड के यूजेस बता देना, आज ही पढ़ा था, और फुलरिन के यूजेस बता देना, आज ही पढ़ा था, दोनों के कोई 3-3, 4-4 यूजेस आप बता देना। तो इस तरीके जितने जितने क्वेश्चन होते हैं आप टिक करते जाना बुक में कि कौन कौन से क्वेश्चन अपन ने कर लिए। मैं बुक फिर बता दूं, मैं ओरिजिनल बुक जो RBC खुद देता है उस बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो प्राइवेट बुक्स होती है उसमें क्वेश्चन आंसर आपके आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको नेक्स्ट वीडियो तक अच्छे से पढ़ना, लर्न करके रखना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके।